हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी एंड आज हम बात करेंगे आपकी आने वाली आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, आपका जो आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होता है वो इस साल अक्टूबर के मंथ में है और अभी अगर हम देखें, अभी हम अप्रैल के मंथ में है। तो एक तरीके से आपके पास 6 महीने का समय है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने का। तो आज मैं आपको आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी, क्या एज रिक्वायर्ड है, कितना आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सैलरी है, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो अभी से तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि 6 मंथ्स का टाइम जो है वो एक परफेक्ट टाइम है। मैं ये नहीं बोलूंगी एक्स्ट्रा टाइम है, मैं ये नहीं बोलूंगी कम टाइम है। 6 महीने का समय एक परफेक्ट समय होता है किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करने का। तो अगर आप अप्रैल मंथ में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो आप 2026 का आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। चांसेस बहुत हाई हैं अगर आप इन 6 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो चलिए आज के इस सेशन में आपकी पूरी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपकी एज लिमिट क्या होगी, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरी सारी डिटेल्स जो हैं वो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो डेट से। आपकी जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट क्लर्क ही होता है वैसे तो, बट ये नाम लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन में चेंज हुआ था। एक्चुअली लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन में काफी चेंजेस आए थे, बहुत चेंजेस आए थे, जिसमें कि आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न भी बदला है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और ये डेजिग्नेशन का नाम भी बदल दिया था, ठीक है। तो ये क्लर्क ही है और आपका जैन मंथ में ही पूरा आईबीपीएस का कैलेंडर आ गया था, जिसमें पीओ, एसओ, आरआरबी और क्लर्क सबकी डेट्स उन्होंने जैन में ही बता दी थी। तो आपकी जो डेट्स है वो फिक्स है। प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपका 10 और 11 अक्टूबर को, और मेंस एग्जाम जो है वो आपका होगा 27 दिसंबर 2026 को। और इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आपके प्रीलिम्स एग्जाम से 1 मंथ बैक आ जाती है। तो यानी आप उम्मीद कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपकी आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब अगर हम बात करें कि एज कितनी रिक्वायर्ड है, तो बच्चे आपकी मिनिमम एज जो है वो 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और ये जर्नल कैटेगरी के केस में है। अगर हम रिजर्व कैटेगरीज की बात करें, जिसमें एससी, एसटी, विडो, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी, इन सबको एज अपर एज लिमिट में कंसेशन मिलता है। किसी को 3 साल का, मतलब किसी की अपर एज लिमिट हो जाती है 31 ईयर्स, किसी की 33 ईयर्स, ठीक है, किसी की 38 ईयर्स। तो वो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग आपको कंसेशन मिल जाता है। बट अगर आप जर्नल या अनरिजर्व कैटेगरीज से हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो 28 साल की रहेगी। अब अगर मैं बात करूं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बच्चे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी ग्रेजुएशन वो आपसे मांगते हैं। यहां पे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सिंपल ग्रेजुएशन, चाहे वो बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी बैकग्राउंड के आप हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई मार्क्स नहीं मांगे, सिर्फ एक सिंपल ग्रेजुएशन मांगी है। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर नॉलेज, ये भी मैंडेटरी है। कंप्यूटर नॉलेज का क्या रोल है? अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, मैम क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना कंप्यूटर सर्टिफिकेट की, मैं पूरी डिटेल में बात बताती हूँ, पर फिर भी बच्चों को होता है कि हमें कंफर्मेशन दे दो कि मेरा सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं। बच्चे, आपके पास चाहे आपकी 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या वैसे ही आपने 3 महीने का कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, कहीं पे भी कंप्यूटर या उससे रिलेटेड कोई नाम, जैसे आईटी का नाम अगर आ रखा है, तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे कि बीकॉम में एक सेमेस्टर में एक आईटी का सब्जेक्ट होता है, तो अगर आप वो आपकी कैटेगरी अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब यहाँ पे ये सर्टिफिकेट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं ये दिखा रही हूँ, मैंडेटरी है, क्या होना चाहिए, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो कंप्यूटर में। अब कई बच्चे वो डिप्लोमा कर लेते हैं, छोटा छोटा 1 साल का डिप्लोमा है ना, कंप्यूटर लिटरेसी दिखाने के लिए। 3 महीने की आपका कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, छोटा मोटा जितनी मर्जी ड्यूरेशन का, वो चलेगा।
या फिर आपने कंप्यूटर या आईटी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, मतलब आपने जो है इसको एक सब्जेक्ट आपके किसी सेमेस्टर में रहा है, आपके स्कूल में या फिर कॉलेज में, कोई क्लास उन्होंने मेंशन नहीं की, 8वीं का भी सर्टिफिकेट दिखा दोगे चलेगा, ठीक है। तो आपने स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे भी कंप्यूटर अगर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर लिटरेसी है। तो ये बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, बच्चे की लाइफ में स्टडीज में कहीं ना कहीं उन्होंने कंप्यूटर या आईटी देखो पढ़ा ही होता है, तो बस वो ढूंढ लो और उसको रख लो संभाल के। फिर भी चलो अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो उन्होंने इस सर्टिफिकेट के लिए एज ऑन कोई डेट नहीं मांगी होती है, मिनिमम मेरे ख्याल से 3 महीने का सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो आप जो है पेपर तो भरो, है ना, इसकी वजह से पेपर नहीं मिस करना, तो आप पेपर तो भरिए, ठीक है। और आप लोग जो है पेपर तो आपका वैसे भी अक्टूबर में ही है, तो आप लोग जो है 3 महीने का मिनिमम जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लो, और वो भी आपको जो है 3 महीने की क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं होती है, आप 1 महीना क्लासेस लगाएंगे वो आपको 3 महीने का सर्टिफिकेट दे देंगे। तो मतलब आपके पास कुछ भी होना चाहिए, 99% बच्चों के पास होता है ऑलरेडी, ओके। 1% चांसेस होते हैं कि उन्होंने कभी भी कंप्यूटर या आईटी उनका सब्जेक्ट रहा ही नहीं है, वो बच्चे सर्टिफिकेट बना लेना, ठीक है। एज ऑन डेट कोई नहीं है, आपको जब बाद में जब आपकी सिलेक्शन होती है वहां पे आपको जब, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो यहाँ पे आप मेंस का पेपर दोगे तो उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो एक तरीके से ये बात 2027 की, आपको 2027 में सर्टिफिकेट चाहिए, ओके। तो नहीं है तो बनवा लीजिए, ओके। तो चलिए ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद एक आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट है। ये क्या है, देखिए क्योंकि ये आईबीपीएस क्लर्क का पेपर है जिसमें कि आप एक स्टेट भरेंगे कि आप इस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप जिस भी स्टेट को भर रहे हैं वहां की एक लोकल लैंग्वेज होती है जो आपको आनी चाहिए। नॉर्थ इंडिया में तो मैक्सिमम स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, जैसे कि हरियाणा की हिंदी है, चंडीगढ़ की हिंदी है, ठीक है, दिल्ली की हिंदी है, यूपी की हिंदी है, राजस्थान की हिंदी है, तो नॉर्थ इंडिया में तो मैक्सिमम की हिंदी ही है, ओके। उसके बाद साउथ इंडिया में जैसे कि आपका महाराष्ट्र में मराठी है, कर्नाटका में कन्नड़ है, तो मतलब जो लैंग्वेज एक एरिया में बहुत ही कॉमनली बोली जाती है वही वो बोलते हैं, ठीक है, कि ये लोकल लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। अब किस तरीके से होनी चाहिए, देखिए आपके पास 10वीं का या 12वीं का या उससे ऊपर किसी भी सर्टिफिकेट में किसी भी सेमेस्टर में अगर एक सब्जेक्ट उस लैंग्वेज का रहा है, जैसे 10th में बच्चों के पास इंग्लिश और हिंदी तो होती है, बहुत कॉमन है, तो आपके पास 10वीं में हिंदी आपने कर रखी है, या 12वीं में आपके पास वो लोकल लैंग्वेज रही है, या ग्रेजुएशन में रही है, तो आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। पर अगर ये भी बहुत रेयर केस में होगा कि अगर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल नहीं हो रही, मतलब आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसका आपके पास 10वीं में या 12वीं में या उसके बाद कोई किसी भी सर्टिफिकेट में वो सब्जेक्ट आपका नहीं है, तो आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, ठीक है, वहां पे। और बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है, उन्होंने देखना है कि आपको आती है भाषा के नहीं, बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, वहां पे आपको वो देना होगा, ओके। ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। तो बच्चे मेन आपकी जो है ना वो एज है और ग्रेजुएशन है, जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। पर ये जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है और लोकल लैंग्वेज है, ये एक फॉर्मेलिटी है, इसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है ना, तो आप लोग जो है इस केस में तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बाद में जब आपका सिलेक्शन होगा तो एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे देना, एक सिंपल सा टेस्ट होगा, अगर आपको वो भाषा आती है वो टेस्ट आप क्लियर कर लोगे। और कंप्यूटर के लिए आपके पास 1 साल का समय है, आपको 2027 तक एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपके पास जो मैंने अभी बताया उन केसेस में नहीं है, ओके, तो वो भी आप बनवा लीजिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले तो देखिए आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। इसमें आपके सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। आपके 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं, 35 मैथ्स के होते हैं और 35 ही रीजनिंग के होते हैं। और 1 नंबर का 1 सवाल, यानी 100 नंबर का पेपर, 100 सवाल होंगे। और सभी के लिए आपको एक सेक्शनल टाइम लिमिट मिलती है 20 मिनट की, तो यानी कुल मिलाकर 1 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग है, ओके, 1 आपकी यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो
उसकी वजह से जो आपके सही है उनमें से 0.25 आपके माइनस होंगे। अब ये पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके नंबर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। ये पेपर जो 10-11 अक्टूबर को होना है वो ये वाला पेपर है, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि 10-11 अक्टूबर तक आपको ये 3 सब्जेक्ट्स में परफेक्शन चाहिए। उसके बाद जिन बच्चों का ये पेपर क्लियर होगा वो मेंस में अपीयर होंगे। तो जब आप मेंस का पेपर देंगे, ठीक है, जो कि आपका दिसंबर में होना है, तो जब आप मेंस का पेपर देंगे वहां पे आपके एग्जाम पैटर्न में क्या रहेगा, जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जर्नल इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। यानी इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट तो आपकी प्रीलिम्स में भी थी, यहाँ पे एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस का। तो ये 3 सब्जेक्ट्स तो आप अक्टूबर तक अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रीलिम्स का जो चैप्टर्स आपके प्रीलिम्स में आ रहे हैं उसके इजी लेवल क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे, उन्हीं चैप्टर्स के हाई लेवल क्वेश्चन आपके मेंस में आएंगे। ये फर्क होता है, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। तो आप ये 3 सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे से अक्टूबर तक कर लीजिए, इस हिसाब से कि आप प्री और मेंस की कंबाइंड तैयारी कर रहे हैं। और ये वाला भी आप साथ साथ देखो, करंट अफेयर जो है वो आपको साथ साथ आपको करते रहोगे तो बढ़िया रहता है। बट आप लोग काफी लकी है, पता है क्यों? क्योंकि आपके प्रीलिम्स और मेंस में गैप बहुत ज्यादा है। आपका प्रीलिम्स का पेपर 10-11 अक्टूबर को है और मेंस का पेपर आपका दिसंबर में है। आपको बीच में ठीक ठाक 2 महीने मिल रहे हैं, जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट इस बार ऐसा नोटिफिकेशन में देखा है। तो आप अपने आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो इस साल, बट वो सिर्फ आप नहीं करोगे, सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये जो टाइम है वेस्ट नहीं करना, जो आपको एज अ ब्लेसिंग मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये चीज आप जो है थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहिए, बट हाँ प्रीलिम्स के बाद इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़िए। और अब यहाँ पे मैं आपको वेटेज बताऊंगी। 40 क्वेश्चंस आपके जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस के, 40 इंग्लिश, 40 रीजनिंग एंड 40 मैथ्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस की वेटेज है 50 मार्क्स, यानी इसमें आपके जो है 40 सवाल आएंगे, पर वेटेज 50 नंबर की होगी। इंग्लिश में आपकी वेटेज सेम है 40 मार्क्स की, रीजनिंग में 60 मार्क्स की वेटेज है। तो रीजनिंग आपके लिए काफी स्कोरिंग है। सारे सेक्शंस में अगर आप देखो सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग की है, 40 सवाल 60 नंबर। और मैथ्स में 35 क्वेश्चंस आने हैं, 50 मार्क्स का पेपर होगा। अब ये जब लास्ट टाइम हुआ था, बच्चों को ऐसा लगा था कि कुछ सवाल 1 नंबर के होंगे, कुछ सवाल 1.5 नंबर के होंगे, ताकि ये चीज जस्टिफाई हो सके। एक्सक्यूज मी। बट वहां पे हर सवाल की वेटेज बराबर थी, ठीक है। तो सेक्शनल टाइम लिमिट आपको मिलती है जर्नल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट्स, ओके। इंग्लिश और रीजनिंग के लिए 35 मिनट्स ईच, और मैथ्स के लिए 30 मिनट्स, यानी 120 मिनट, यानी 2 घंटे का पेपर है। और आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 155 है। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर भी 0.25 की। बट ये जो पेपर है ये सबसे मेन पेपर है, ये जो दिसंबर में होना है, असली इसी के मार्क्स आपके जो हैं, जो भी आपके स्कोर्स आएंगे उसी से मेरिट बनेगी, क्योंकि कोई इंटरव्यू नहीं होता है क्लेरिकल एग्जाम में, देयर इज नो इंटरव्यू, ओके। तो आपका जो ये वाला पेपर है इसका स्कोर अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में भी ना आए, सीधा सिलेक्शन में आए, ओके। सो ये आपका आईबीपीएस क्लर्क का ओवरऑल नोटिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न है। अब मैं बात करूंगी सैलरी की। तो देखिए सैलरी अगर मैं आपको बताऊं कि आपको जो इन हैंड मिलती है, ओके, तो वो अप्रोक्सीमेटली 43,000, अप्रोक्सीमेटली 43,000। एचआरए अलग अलग जगह का अलग होता है, तो उससे थोड़ा वेरिएशन आती है, बट मैं एक आपको अप्रोक्सीमेट सैलरी बता रही हूं, जो कि 43,000 है स्टार्टिंग की। बाद में आपके इंक्रीमेंट्स लगते हैं, प्रमोशन होते हैं, ये बाद में बढ़ेगी, ओके। ये मैं आपको बता रही हूं स्टार्टिंग सैलरी, ओके। अब देखिए इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो देखिए अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, 2026 में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, तो आप हमारे बैंकिंग फाउंडेशन बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं, जिसमें कि हम आपको इस एग्जाम की तैयारी तो आपकी होगी, इसके अलावा सभी एग्जाम्स की तैयारी हो रही है। आपके जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, आईबीपीएस हो, एसबीआई हो या आरबीआई हो, इन सभी के प्री और मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है हम आपको इस बैच में करवाएंगे। क्लासेस लाइव रहेंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। क्लासेस आपकी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है,
ओके। और अभी हमारा चल रहा है ऑफर, जिसके तहत 4999 का बैच आपको सिर्फ 1599 में मिलेगा अगर आप 10th अप्रैल से पहले रजिस्टर करते हैं। यानी परसों तक की ऑफर है ये कि आप इस बैच को सिर्फ 1599 में ले सकते हैं। और इस बैच में हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि मेरा मन तो है पर मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो बच्चे ये बैच आपके लिए ही है, क्योंकि इस बैच में हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है और एडवांस लेवल तक लेके जाना है, जिससे कि आपकी आईबीपीएस क्लर्क के अलावा बाकी सारे एग्जाम्स की भी तैयारी हो पाएगी। और यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको डेली क्लास की पीडीएफ भी हम देते हैं और इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो अगर आप इस बैच को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस बैच को रजिस्टर कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं हमारे बैंकर्स ग्राउंड यूट्यूब चैनल पे हर रोज शाम 7 बजे प्रैक्टिस करवा रही हूं। देखिए, सिलेबस कंप्लीट तो आपका यहाँ पे अच्छे से होगा, बट जो डेली प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप शाम 7 बजे बैंकर्स ग्राउंड पे मेरी रीजनिंग की क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जिसपे कि हम प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और वो प्रैक्टिस सीरीज आपके आने वाले सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ओके, तो उस क्लास को जरूर अटेंड करिए। और अब मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आईबीपीएस क्लर्क बनना चाहते हो, 2026 में सिलेक्शन इस पेपर में चाहते हो, तो बच्चे ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलेंगे क्लासेस में। थैंक यू सो मच।